जय भीम साथियों। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने वकील हैं जिनके वकील बनने की सालगिरह मनाई जाती है। आपको ये जानकर अचरक हो सकता है कि बीते साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर अंबेडकर के वकील बनने की 26वीं वर्षगांठ मनाई थी और यह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के क्राम के प्रति श्रद्धांजलि थी। हालांकि 100 साल पहले इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा था। मुंबई की बार काउंसिल की सदस्य लेने के लिए आवेदन करने तक पैसे उनके पास नहीं थे। ऐसे में उनके मित्र नवल भेना ने उन्हें कुछ रुपए दिए थे। तब उन्होंने बार काउंसिल की सदस्यता के लिए आवेदन किया कि 4 जुलाई 1923 को उन्हें सदस्यता मिली और 5 जुलाई से उन्हें वकालत शुरू कर दी थी। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कुछ महीने पगार पर जिला न्यायाधीश की नौकरी का भी प्रस्ताव दिया था, जो बेहद आकर्षक था, लेकिन उन्होंने वकालत का पेशा ही चुना। इसके बारे में उन्होंने बहिष्कृत भारत के अपने लेख और अपने भाषणों में इसका जिक्र किया कि उनके मुताबिक वे दलितों के हितों के लिए और उनके संघर्ष के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में स्पष्टता से लिखा है कि मैंने जिला न्यायाधीश सहित कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वकालत करने में आज़ादी हासिल थी। और यहाँ यह भी देखने होगा कि हैदराबाद के निजाम ने उन्हें राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। उस दौर में वकालत का पेशा मुख्य तौर पर ऊंची और वर्चस्व रखने वाले जातियों पर आधारित है, क्योंकि उनके मामले मुख्य तौर पर उन्हीं से आते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वकालत करने की जोखिम उठाई। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के वकालत के शुरुआती दिनों के बारे में धनंजय कीर लिखते हैं कि उस दौर में आपकी त्वचा का रंग आपकी बुद्धि से ज़्यादा चमकता था। छुआछूत का कलंक, समाज में दबी कुचली स्थिति, पेशे का नया होना और आसपास के असहयोग माहौल ने उनकी वकालत को जब मुश्किल चुनौती दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस मुश्किल परिस्थितियों में वे भी निचली और जिला अदालत में काम करते रहे। डॉक्टर आम्बेडकर के मूलों की स्थिति बेहद खस्ताहाल हुआ करती थी। वे गरीब खेती हर या दिहाड़ी में मजदूर हुआ करते थे। आम्बेडकर इन लोगों के मामलों को गंभीरता से सुनते और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते थे और कोशिश भी करते थे। वे इन लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिकता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने सेक्स वर्करों को भी कानूनी तौर पर सहायता दिलाने के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। वे किसी के साथ और किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देते थे और पूर्वाग्रह के भाव नहीं रखते थे। अगर आप किसी वकील के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद आपके आंखों के सामने एक गंभीरता चेहरे वाले व्यक्ति की छवि घूम जाती है, लेकिन बाबा साहब एक अनुशासित और प्रखर विद्वान होते हुए भी अपने मुश्किल के साथ बहुत सहजता के साथ उन्होंने जब व्यवहार करते थे, वह कई बार अपने मुश्किल के साथ अपना खाना तक साझा करते थे। जब धनंजय कीर ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवन में लिखा है कि जैसे ही डॉक्टर आम्बेडकर के वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए, तभी गरीब लोग कानूनी मदद की आस में उनके पास आने लगे। दलितों की पीड़ा और दुख देखकर उनका दिल व्यथित होता था। वे गरीबों का केस लड़ते थे। उस समय डॉक्टर आम्बेडकर का घर गरीबों के लिए आशा का केंद्र बन गया था। एक दिन उनकी पत्नी रमाबाई जब घर में नहीं थी तो मुश्किल आए और आम्बेडकर ने उन्हें खाना दिया और खाना खिलाया, बल्कि रात में खुद अपने हाथों से बनाकर उनको परोसा। खाना पकाने की कला में भी पारंगत थे। समाज में दलित समुदाय की स्थिति कैसी है, इस बारे में ब्रिटिश सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए
साल 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को चुना गया था। जिस दिन उन्हें ये गवाही देनी थी, ठीक उसी दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में ठाणे की जिला यौन सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपने मुश्किल का पक्ष रखना था। अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुकदमे में उपस्थित नहीं होते तो शायद उनके कुछ मुवक्किलीन को फांसी की सजा दी जाती। इससे गरीबों और उपेक्षिता के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वक्त पर काम नहीं आए और इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहता। दूसरी ओर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इस दुविधा में भी थे कि अगर साइमन आयोग के सामने गवाही देने के लिए नहीं गए तो देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखने का मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अभियुक्तों के बचाव को अभियोजन करते हुए पक्ष के सक्षम प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अनुमान होता है ये कि अभियोजन पक्ष का भाषण पहले होता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष पहले रखने की अनुमति दी गई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी में धनंजय कीर ने लिखा है, बचाव के लिए दिए गए तर्कों की सटीकता और उनके आत्मविश्वास इतना मजबूत कि इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन मामलों में अधिकांश अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। हालांकि जब न्यायाधीश ये फैसला सुना रहे थे तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सामने देश के दलितों की स्थिति पर अपना पक्ष रख रहे थे। सदियों से अछूत को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ मवेशी भी पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को पानी लेने की मनाही थी। इस अन्याय के खिलाफ आम्बेडकर ने एक अभियान चलाया और इसके कारण ही महाड़ सत्याग्रह हुआ। ये महाड़िया के संदेशों में लड़ाई थी और महाड़ सत्याग्रह में एक तरह से हिंदुओं और अछूतों के बीच सीधा संघर्ष था। हिंदुओं की ओर से कुछ असामाजिकता तत्वों ने अछूत समुदाय के लोगों पर भी हमला किया ताकि वे लोग महाड़ झील पर ना आए और पानी को ना छू पाए। इसलिए उनके लोगों पर और हिंदुओं की तरह से डॉक्टर आम्बेडकर और उनके साथियों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। इस मामले में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले कहा कि पूरी तरह से हिंदुओं की है, ये कोई सार्वजनिक जमीन पर नहीं बना है। ये भी कहा गया कि इसे दूसरे समुदाय के लोग भी पानी लेते हैं, किसी को रोका नहीं गया। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मुस्लिमों को भी यहाँ से पानी पीने नहीं दिया जाता था, ऐसे कहा। वकील के तौर पर जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदुओं को भी पानी मिलता है, डॉक्टर आम्बेडकर ने अदालत में ये भी साबित किया कि झील नगर के निगम की जमीन पर है और इसलिए इसे सभी के लिए दलील को स्वीकार करते हुए इसे सभी के लिए खोलने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि ये आंदोलन किसी एक झील या जल निकाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी सार्वजनिक दल निकाय पर भी लागू होगा और किसी की जाति और सामाजिक स्थिति को देखकर उसे पानी लेने से मना नहीं किया जा सकता। इससे जाहिर तौर पर इस मामले के सामाजिक और कानूनी व्यापकता का पता चलता है। वकालत के चलते ही डॉक्टर आम्बेडकर को पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने का मौका मिला और उन्होंने लोगों के दुख को करीब से देखा था। इसलिए जब वे संविधान सभा में प्रारूप समिति के प्रमुख बने तो उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिला और 1936 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने तत्कालीन बम्बई की सरकारी लॉ कॉलेज में व्याख्यान दिया था कि ये व्याख्यान हमारे देश के कानूनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 1936 में बाबा साहेब ने ब्रिटिश संविधान पर यह व्याख्यान दिया और कुछ साल बाद उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। यह महज एक सहयोग नहीं, बल्कि ये दलितों के लिए अलावा संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए डॉक्टर आम्बेडकर की तपस्या का फल है। इसलिए उनकी वकालत न केवल अदालतों में बल्कि देश के कोने कोने और दुनिया भर में बेजुबान की आवाज़ उठाने के लिए बन गई है। जब भी मानवता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र के मूल्यों की बात
आती है तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान याद आता है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हमारे आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाते रहे तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड स्कैन करके हमें 1 रुपए की आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जिसकी हमें इसे समय बहुत आवश्यकता है। और बाबा साहेब पर बनाए गए हमारा ये वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब को पसंद करते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में